हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग टाइप 3 में बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और टाइप 2 हम लोग का ख़त्म हो चुका था। और टाइप 3 और टाइप 4 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत कम टाइम में 1 मार्क्स में पूछता भी है ना। तो जो 4 मार्क्स वाला हो गया वो हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 1 मार्क्स में यही सब क्वेश्चन रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर में लिखा हुआ है कि सो विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए आपको आंसर लाना है। तो एक्सपेंड का मतलब होता है कि प्लस माइनस प्लस, जो हम लोग लास्ट में करते थे प्लस माइनस प्लस, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। जो लास्ट में हम लोग लिखते थे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जिधर 2 जीरो होता था उधर एक्सपेंड करते थे। तो आओ अब एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब प्लस माइनस प्लस नहीं करना है और डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। तो इसको बोलते हैं बिना एक्सपेंड किए हुए बनाना है, मतलब प्लस माइनस प्लस नहीं करना है। तब सर ऐसा नहीं करना है तो बनेगा कैसे? तो आपको प्रॉपर्टी 3 बताया गया था कि आपको बिना बक्सा खोले हुए अगर बनाना है, खाली बक्सा को देखते हुए बनाना है, बक्सा को देखना है, बना देना है, आंसर ला देना है, मतलब खोलना नहीं है। प्लस माइनस प्लस मतलब बक्सा को खोलते थे। तब बताया गया था प्रॉपर्टी 3 में, अगर किसी 2 रो या 2 कॉलम देखने में सेम हो, या 2 रो, कहीं का भी रो और कहीं का भी कॉलम हो, देखने में अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर दिखे तो डायरेक्ट हम लोग उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लिखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी 3 बोलता है कि है ना, अगर 2 रो या 2 कॉलम आपको डायरेक्ट दिख जाता है, वो भी बराबर दोनों दिख जाता है ना, 2 रो बराबर दिख जाए, 2 कॉलम भी बराबर दिख जाए, तो उसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं? 0। ये प्रॉपर्टी 3 लगेगा। तो सर टाइप 3 जो हम लोग बनाने जा रहे हैं उस है ना, टाइप 3 में बिना एक्सपेंड किए बनाना है। बिना एक्सपेंड किए बनाना है मतलब इसका मतलब आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना है कि 2 रो और 2 कॉलम बराबर दिखेगा। जब बराबर दिखेगा तभी आप बिना एक्सपेंड मतलब प्लस माइनस प्लस नहीं करना है, तभी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0। बस में मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर तभी लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक तो बोल रहा है एक्सपेंड नहीं करना है, तो एक्सपेंड नहीं करना है तब तो आपको ये दिमाग में रखना है कि प्रॉपर्टी 3 तब लगेगा। क्या लगेगा? 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाएगा डायरेक्ट आपको 0 आंसर लिखना है। तो प्रॉपर्टी है ना, टाइप 3 जो है वो सारा क्वेश्चन जो बनेगा लगभग वो प्रॉपर्टी 3 पे लगेगा। किसी भी हाल में आपको जो अभी हम बनाने जा रहे हैं आपको ये देखते हुए चलना है कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर करेंगे तभी हम डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं। तो मेरा मकसद है यहाँ से यही है प्लान कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिखना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का, तो आप खुद सोचें, यहाँ पे मेंबर आपको डिटर्मिनेंट के अंदर ए दिखने को मिला, बी दिखने को मिला, सी देखने को मिला, ए देखने को मिला, बी मिला, सी, मतलब 3 मेंबर मिल रहा है, ए बी सी, मतलब चौथा मेंबर नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ए 0 लाना है। तो यहाँ पे अगर बी सी है, यहाँ पे क्या है? बी सी है, तो यहाँ पे 3 मेंबर पूरा डिटर्मिनेंट्स में है, लेकिन यहाँ पे ए का कमी है। क्या कमी? ए का। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे बी का कमी, और यहाँ ए बी है तो यहाँ सी का कमी है। तो हमको लगता है ये मेरा R1 है, ए मेरा R2 है, ए मेरा R3 है। तो फर्स्ट लाइन में ए का कमी है क्योंकि 3 लड़का का दोस्त है और तीनों एक साथ रूम पार्टनर है। तो कहने का मतलब है जिसमें से एक रूम में BC है, कभी BC रहता है तो ए का कमी हो जाता है, कभी CA रहता है तो B है का कमी है, और कभी AB रहता है तो C का कमी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि 3 दोस्त है ABC, उसमें से कभी BC देखने को मिलेगा तो ए का कमी हो जाएगा, कभी CA देखने को मिलेगा तो कौन नहीं है? B नहीं है। AB अगर है तो वहाँ C नहीं है। तो अगर ये तीनों ABC हो जाए, अगर ये तीनों ABC हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, है ना? ये तीनों ABC हो जाए, तीनों दोस्त बराबर दिखे तो बाहर होगा तो 1-1 बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ क्या कमी है? ए का, क्योंकि 3 दोस्त एनी टाइम घूमता था, आज ए का कमी यहाँ पे हुआ। तो R1 को क्या चाहिए? यहाँ पे 3 दोस्त होता था, लेकिन यहाँ पे B का कमी हो गया, B वाला दोस्त गायब है तो इसको B को दिया जाएगा। इसमें AB है तो कौन दोस्त गायब है? तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, अप्लाई R1 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? R1 में R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, उसी तरह R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, R2 में क्या कमी है? B का। और R3 में ए बी है लेकिन C नहीं है, तो R3 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? CR3। ये चीज़ अप्लाई हुआ। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा
क्या थोड़ा ध्यान देना है, R1 में A से मल्टीप्लाई किए तो R1 में A से करेंगे तो यहाँ 1/A है, और A से करेंगे तो A गुना होगा और A कट के 1 हो जाएगा। यहाँ A से करेंगे 2 है और एक A और से कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा ABC, ये चीज़ आ गया। अगर R2 में B से कर रहे हैं तो यहाँ B से करेंगे B तो यहाँ B कट जाएगा तो 1, यहाँ B से करेंगे तो B3, और यहाँ B से करेंगे तो ABC। यहाँ अगर C से करेंगे तो ये कट जाएगा 1 C3, और यहाँ क्या आ जाएगा ABC। लेकिन आपको पता है कि बताया गया था अगर है ना पहला मेंबर में अगर कोई मल्टीप्लाई है तो उसको बैलेंस भी किया जाता है। तो R1 में क्या है, पहला मेंबर में A मल्टीप्लाई तो नीचे A बैलेंस होगा। B से मल्टीप्लाई किए, बक्सा के अंदर A से भी हुआ है, A से किए, B से किए, C से किए, तो आपको ABC तीनों से बैलेंस भी करना पड़ेगा। लेकिन बताया गया था अगर R1 है, अगर A R1 है और इस टाइप से है तो आपको डिटर्मिनेंट अगर A है, पहला मेंबर R1 है, दूसरा मेंबर R2, अगर राइट साइड में अगर बात करें तो एरो के इधर लेफ्ट इधर राइट साइड में पहला मेंबर कौन है R1 में क्या A, तो A बैलेंस होगा। लेकिन यही अगर A R2 होता और सेकेंड मेंबर में मल्टीप्लाई होता तो डिटर्मिनेंट में बैलेंस नहीं करना पड़ता है। लेकिन हाँ यहाँ होता तो डिटर्मिनेंट में बैलेंस होगा, लेकिन यहाँ होगा तो डिटर्मिनेंट के पहले बैलेंस मतलब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आगे मल्टीप्लाई है, यहाँ भी आगे है, यहाँ भी आगे है, तो यहाँ पे मेंबर एक ही और आगे ही मल्टीप्लाई है, इसलिए ABC बैलेंस किया जाता है। आप देखें A C1 है, A मेरा C2 है, A मेरा C3 है। यहाँ से क्या होगा, C3 से ABC कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से जब C3 से कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन आ रहा है, तो जब C3 से ABC कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, ABC डेल्टा इक्वल टू ABC बाहर हो गया, और नीचे क्या है ABC, तो बच क्या गया 1 1 1 AQ BQ CQ 1 1 1, तो यहाँ से कट गया, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, A मेरा C1 है, A मेरा C2 है। तो प्रॉपर्टी 3 लगेगा क्या कि अगर है ना अगर दो कॉलम यहाँ आपको देखने में बराबर हो गया, तो मेरा मकसद भी यही था, क्योंकि आप प्लस माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्लस माइनस प्लस करना मतलब आप पहले वाला क्वेश्चन याद कीजिए, वहाँ लिखते थे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2, लेकिन यहाँ बोल दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना है। तो एक्सपेंड नहीं करना है तो आपका ये बोले थे कि टाइप 3 में जितना भी सारा क्वेश्चन बनने वाला है तो उसमें 2 रो या 2 कॉलम बराबर होता है, तो प्रॉपर्टी 3 बोलता है कि डायरेक्ट आपको 0 कर देना है, आपको एक्सपेंड करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डेल्टा इक्वल टू 0, क्यों, रीजन देंगे हेयर C1 एंड C3 देखने में बराबर है, तो देखने में बराबर है R सेम, या लिख सकता है या तो R आइडेंटिकल, मतलब भी सेम ही होता है, तो आप सेम लिखे आइडेंटिकल, तो C1 C3 R आइडेंटिकल, ये आपका बन गया। तो बिना एक्सपेंड किए हुए आप आंसर लिख दिए, क्योंकि 2 कॉलम आपका बराबर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा बात करने जा रहे हैं। आप यहां देखें, सबसे पहला आप अगर टाइप 3 में घुसे हुए हैं तो आपको एक्सपेंड करना नहीं है, ये बात तो आपको जहन में है। दूसरा बात यह है कि सर एक्सपेंड नहीं करना है तो बनेगा कैसे, आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। एक्सपेंड मतलब तोड़ना नहीं है, आपको देख के आंसर बता देना है ना, डिटर्मिनेंट को देख के आंसर बता देना है क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको हमेशा प्रॉपर्टी 3 ही लगेगा। आप जो टाइप 3 बना रहे हैं वो प्रॉपर्टी 3 पे ही बेस है कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिखेगा, तभी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से कि आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो मेरा दिमाग में यही चल रहा है कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर होना चाहिए। तो आप ऐसे सोचें कि 2 रो या 2 कॉलम आपको क्या दिखने लगेगा, बराबर। आप सोच लें, अगर ये मेरा C1 है, ए मेरा C2 है, ए मेरा C3 है। आप देखें अगर यहाँ पे 2 दोस्त है, BC है, तो यहाँ पे A नहीं है, और यहाँ C है तो B नहीं है, और यहाँ AB है तो C नहीं है। तो आप सोचें इस यहाँ पे BC है और यहाँ पे कौन दोस्त नहीं है, A नहीं है। 3 दोस्त है A B C, तो यहाँ पे BC है और A नहीं है, तो जो यहाँ पे कमी है वो बगल से मिल जा रहा है।
और यहाँ पे सी है तो कौन कमी है, बी का, तो बी जो कमी है, इसको जो कमी है ना, मान लो सपोज हमको बी का कमी है और बी मेरे को बगल वाला दे रहा है, तो अच्छा बात है, जो कमी है वही चीज़ मिल रहा है। और यहाँ पे ए बी है, अब बगल से क्या मिल जा रहा है, सी। तो यहाँ से आप देखें कि C2 और C3 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी BC था तो ए आ जाएगा, यहाँ पे B का कमी था तो यहाँ ABC बन जाएगा, यहाँ C का कमी था, मतलब सेम। और जब यहाँ तीनों सेम हो जाएगा तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1 बन जाएगा, और 1 1 दोनों कॉलम देखने में बराबर है। तो आपको बोला गया है कि दो कॉलम अगर देखने में बराबर हो तो डायरेक्ट आपको आंसर 0 लिख देना है। तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे C2 C3 को क्या करेंगे, अप्लाई C3 का नया नाम C3, अगर यहाँ C3 है तो यहाँ C3 होता है, पता है, एरो के सामने सेम सेम होता है। किसको जोड़ रहे हैं, C2 को। तो यहाँ से अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1 1 1 ABC, है ना, ABC। बहुत लड़का ये कन्फ्यूजन है कि C3 में C2 को जोड़ रहे हैं या C2 में C3 को जोड़ रहे हैं। आपको पता चलना चाहिए कि जो पहले है उसमें C2 को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABC, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे है ना, देखने में सेम हो गया, तो ये मेरा C1, ये मेरा C3, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 1। तो आप ऐसे, है ना, ऐसे काम करें कि ताकि दो रो या दो कॉलम देखने में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, टेकिंग A + B + C कॉमन फ्रॉम C3, टेकिंग A + B कॉमन फ्रॉम C3। तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, A + B + C 1 1 1 ABC 1 1 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू A + B + C, दो कॉलम बराबर है, C1 और C3 बराबर है। तो डायरेक्ट अगर बराबर है तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, तो एक्सपेंड नहीं करना है तो डायरेक्ट 0 होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी 3 के हिसाब से। दो कॉलम अगर देखने में सेम हो तो सेम आ गया, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के बदले में, ये जो डिटर्मिनेंट है उसके बदले में क्या लिख देना है, 0। तो जिस डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट को तोड़ना नहीं, डिटर्मिनेंट को तोड़ना नहीं, बल्कि इसके बदले में 0 लिख देना। क्या हुआ हेयर, C1, ये मेरा C1 है, C3 आर सेम, मतलब आइडेंटिकल, दूसरा नाम बोलते हैं। ये मेरा डेल्टा इक्वल टू क्या है, 0 × 0, ये मेरा 0, ये प्रूव करना था। तो आप नोट कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर तीसरा, आप तीसरा में देखें, सेम पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या अगर यहाँ BC है, यहाँ पे क्या है, BC है, तो आपको लग रहा होगा यहाँ A देना पड़ेगा, और यहाँ CA है ना, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा, B देना पड़ेगा। तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 1 1 बन जाएगा। तो जब आप यहाँ A दे रहे हैं तो यहाँ भी A दीजिएगा, यहाँ भी A दीजिएगा, तो यहाँ A दीजिएगा तो यहाँ भी 1, यहाँ B दीजिएगा तो कट जाएगा 1, यहाँ C दीजिएगा, C देंगे तो कट जाएगा 1, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 1 बन जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये क्वेश्चन हमको लगता है 1 ही जैसा है, सेम है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। 4, लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB AB + C, है ना, BC + A, है ना, यहाँ पे हो जाएगा CA + B। ये सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर में VVI क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दूसरा नंबर भी VVI लगा लेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी VVI है। इसके बाद 5वां नंबर, लेट डेल्टा इक्वल टू XY Z 1 1 YZ X 1 ZX Y 1, ये 0 लाना है, और इसका भी 0 लाना है। ये 5वां नंबर है, 4 नंबर है। तो आप देख लें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा, तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा बात करें, है ना, डेल्टा इक्वल टू, ये मेरा 1 1 है, तो आपको ये सोच के चलना है
कि हमको तो एक्सपेंड करना नहीं है, और जब बक्सा को तोड़ना नहीं है तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि और आंसर भी बताना है। तो आपको ये लेके चलना है कि बता दिया गया है टाइप 3 जो बनेगा वो प्रॉपर्टी 3 पे बनेगा। किसी भी हाल में 2 रो या 2 कॉलम बराबर दिखना चाहिए। तो 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर दिख जाता है तो डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं 0। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो भी अप्लाई होगा कौन सा प्रॉपर्टी होगा, तीसरा। तो टाइप 3 किस पे बन रहा है, प्रॉपर्टी 3 पे, कि 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो डायरेक्ट हम लोग आंसर 0। तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टी 3 पे ही बन जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, ए मेरा BC है, ए मेरा C है, ए मेरा AB है। ए थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा AB AC, BC AB, BC AB, और यहाँ करते हैं तो AC है ना BC, ए चीज़ आया। आप खुद सोचें, ए के बाद B एक जोड़ा, B के बाद C AB, A के बाद B है, B के बाद C है, और C के बाद कौन आ गया, A। मान लो इस टाइप का है A B C, तो A के बाद B, B के बाद C, तो है ना एक एक जोड़ा बनाना है, AB BC C है। तो इस टाइप का 3 जोड़ा बनेगा। तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A। तो आप यहाँ देखें, A के बाद B, A के बाद B, B के बाद C, BC वाला नहीं दिख रहा है लेकिन AC वाला है। तो यहाँ पे BC है तो पहले AB होना चाहिए, इसके बाद A के बाद B, B के बाद C, और C के बाद A। तो देख लो यहाँ AB भी है, BC भी है, तो यहाँ CA वाला नहीं है। और यहाँ क्या है, A के बाद B होना चाहिए, AB, इसके बाद जहाँ एक खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है, BC, जहाँ पे एक खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट। तो यहाँ पे AC है, BC है, लेकिन AB नहीं है। तो हमको लगता है कि यहाँ पे A के बाद B जोड़ा है और B के बाद C जोड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे BC नहीं है। लेकिन यहाँ जो कमी है वो बगल से मिल जा रहा है। मतलब देख लें, आपको यहाँ जो कमी है वो बगल से मिल जा रहा है, मतलब जो आपको चाहिए वो चीज़ बगल से हेल्प हो जा रहा है। यहाँ पे BC और AB है, तो आप देखिए A और B का जोड़ा है और B और C का, लेकिन C और A वाला नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो कमी है वो बगल से मिल जा रहा है। और यहाँ पे AC है, A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A। तो यहाँ AC वाला है, BC वाला है, लेकिन यहाँ कौन सा नहीं है, A और C में जोड़ा दिखा, B और C में दिखा, लेकिन A और B में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ जो AB है चाहिए था वो कहाँ से मिल रहा है, बगल से। तो आप यहाँ पे देख लिए, क्या देखें, जो चाहिए है ना, एक जोड़ा सब में कमी है। और जो जोड़ा यहाँ A के बाद है ना, 3 ग्रुप बन रहा है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A। तो AB है, AC वाला है, कौन दोस्त नहीं है, BC वाला एक साथ नहीं दिख रहा है। AB भी एक साथ दिख गया, AC भी एक साथ दिख गया, तो कौन नहीं दिख रहा है, किसमें दोस्ती नहीं दिख रहा है, BC। जो नहीं दिख रहा है वो बगल में है। तो यहाँ से बात करें, जो दोस्त यहाँ पे एक जोड़ा दिख रहा है और एक जोड़ा यहाँ कमी है वो बगल से मिल रहा है, तो इसका नाम क्या है, C2 और ये C3। बात समझ आ रहा है। अच्छा आप खुद सोचें, राम मोहन श्याम, तो राम और मोहन में दोस्ती हुआ, मोहन और श्याम में होगा। 2 तरीका से होगा, राम मोहन, मोहन श्याम, लेकिन एक और दोस्ती हो सकता है, राम और श्याम में होगा। तो उसी तरह A और B और C है, तो AB है, AC भी है, तो कौन नहीं, BC नहीं है। तो BC जो नहीं बगल से मिल रहा है, यहाँ पे BC है ना, यहाँ पे कौन है, BC है, AB है, तो कौन वाला नहीं, AC नहीं है। तो जो नहीं है वो बगल से मिल जा रहा है। तो 3 दोस्त अगर ABC होगा तो 3 जोड़ा भी बनेगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है जो यहाँ कमी है बगल से मिल रहा है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई C3 का नया नाम। अगर यहाँ C3 किसके साथ जोड़ रहे हैं, C2 के साथ, C3 किसके साथ जोड़ रहे हैं, C2 के साथ। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू 111 BC CA AB, और यहाँ जाएगा A B BC, और यहाँ हो जाएगा है ना, AB था, AC था, तो कौन कमी था, BC। तो BC आ गया, मतलब हो जाएगा यहाँ पे है ना, ये जोड़ा हो जाएगा CA। तो यहाँ कौन कौन वाला है, AB है ना, BC भी है, तो कौन वाला है, इसको जोड़ दो तो हो जाएगा CA। यहाँ पे AB आ जाएगा, तो यहाँ से AB आ जाएगा, ये खुद BC है और खुद AC है, सॉरी C है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम AB BC CA AB BC। तो यही बात है, अगर यहाँ 1 1 दिख रहा है
और यहाँ से बाहर कॉमन निकाल दिया जाए क्योंकि बराबर दिख रहा है तो यहाँ भी 1 1 हो जाएगा और सेम हो जाता है 1 1 मतलब दोनों कॉलम बराबर दिखेगा, डायरेक्ट आंसर हम लोग 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे कॉमन निकालेंगे तो C1 C3 बराबर दिखने लगेगा। तो लिखेंगे टेकिंग AB BC CA कॉमन फ्रॉम C3 तो डेल्टा इक्वल टू AB BC CA ये चीज़ है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 BC CA AB, यहाँ भी 1 1 1। तो आपको दिख रहा होगा डेल्टा इक्वल टू AB BC CA और डिटर्मिनेंट ये जो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? A और A मेरा C1 और A मेरा C3 दो कॉलम बराबर दिख रहा है। अगर मिनिमम 2 कॉलम बराबर दिखे तो आप ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखना है बल्कि इसके बदले में 0 लिखना है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, प्रॉपर्टी 3 बोल रहा है। ये कौन सा? हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां आप उतार लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कर दे रहे ये भी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में। अगर हम बात करें 3 दोस्त है XYZ, तो आपको XY दिखा लेकिन Z नहीं दिखा। तो यहाँ कमी है ये बगल से मिल जा रहा है। यहाँ YZ दिख रहा है तो कौन दोस्त नहीं है? 3 दोस्त हमेशा रहता है XYZ, जैसे ABC जैसे रहता था उसी तरह यहाँ XY वाला 3 दोस्त दिया है। यहाँ नाम चेंज कर दिया है, नेम चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे XY है तो Z नहीं है तो Z यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ YZ है तो यहाँ कौन नहीं दिख रहा है? X, तो बगल से X मिल जाएगा। यहाँ ZX है तो यहाँ Y नहीं है तो बगल से Y मिल जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं A मेरा R1 है, A मेरा R2 है। तो हम अगर बात करें R1 R2 को जोड़ दें तो XYZ तीनों में आ जाएगा। और जब ये बाहर होगा, क्योंकि तीनों में आएगा मतलब कॉमन हुआ, कॉमन मतलब बाहर, तो 1 1 दिखेगा। तो 1 1 यहाँ भी दिख रहा है, 1 1 यहाँ, तो दो अगर कॉलम नहीं बल्कि रो बराबर हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? 0। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ XY क्या कमी? Z। तो R2 से हेल्प ले लेंगे तो मतलब अप्लाई करते हैं। जो यहाँ कमी है मेरा, यहाँ जो कमी है वो बगल से मिल रहा है, यहाँ जो कमी है X का बगल से X मिल रहा है, और जो यहाँ Y का कमी है वो बगल से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R1 में जो कमी है वो कौन पूरा करेगा? R2। तो R1 प्लस R2 जोड़ देंगे तब कमी पूरा हो जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा XYZ, और यहाँ पे XYZ और यहाँ पे भी XYZ, ये चीज़ हो गया। अब ये हो गया Z1 X1 Y1। तो आप खुद सोचें, एक कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकल रहा है क्या? ऐसे निकल रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं निकल रहा है, खड़ा लाइन तो है नहीं, एक ऐसे सोया हुआ है। और कौन सा सोया है? पहला सोया। तो R1 से टेकिंग X प्लस Y प्लस Z। बहुत आप लोग बहुत हेवी क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत है ना, टाइप 2 में बहुत एक से एक क्वेश्चन किए हुए हैं, और हमको लगता है ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी भी लग रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं। टेकिंग X प्लस Y प्लस Z, है ना, तो कॉमन फ्रॉम R1। तो ये सब आप लोग के लिए एकदम इजी है। जो वहाँ अप्लाई करते थे स्टार्टिंग में वो चीज़ यहाँ है और बहुत इजी लग रहा होगा। तो यहाँ से हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z बाहर, तो यहाँ पे बचेगा 1Z1 1X1 1Y1। तो आप यहाँ देखें मेरा क्या हो गया? R1 और ये मेरा हो गया R3। तो आप यहाँ से देखें कि इस बार 2 कॉलम नहीं बल्कि 2 रो बराबर है। तो हम बोले कि 2 रो या दिखे या 2 कॉलम दिखे, कहीं का भी रो हो। ऐसा नहीं कि R1 R3 बराबर दिखेगा बार बार, R1 R2 भी बराबर दिखेगा। तो प्रॉपर्टी 3 बोलता है 2 रो या 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो डायरेक्ट आंसर 0 लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, डेल्टा इक्वल टू X प्लस Y प्लस Z। अगर यहाँ पे 2 रो बराबर है तो ये जो डिटर्मिनेंट है अब उसको नहीं लिखना है, उसके बदले में बोलता है प्रॉपर्टी 3 0 लिख देना है। अब यहाँ रीजन देंगे, हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल्स। क्या लिखना है? आइडेंटिकल्स। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए पूरा 0 हो जाए, क्यों गुना करेंगे 0, तो ए मेरा प्रूफ था। तो ये चीज़ हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग आगे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना पहुँच गए? 6 7।
इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 27 नंबर कंप्लीट हो जाए, इसके बाद 28 पहुंचेंगे। लेट डेल्टा इक्वल टू 6 नंबर देखे 5 तक हुआ है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर 27 खत्म हो जाएगा 7 नंबर तक है, इसके बाद हम लोग 28 पहुंच जाएंगे। ये दिया हुआ है 2 3 5 7 8 9 75 86 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो आप खुद देखें यहाँ पे, अगर 6 नंबर की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आप खुद सोचें कि हम लोग को 2 रो या 2 कॉलम ये सोच के चलना है कि बराबर करना है, चाहे जैसे भी बराबर हो, घटाने की वजह से बराबर हो, चाहे जोड़ने का है ना कंडीशन से बराबर हो। तो मेरा अगर जोड़ने के बाद अगर बराबर होता है या घटाने के बाद बराबर होना चाहिए, वो मायने नहीं रखता है कैसे बराबर हो, लेकिन बराबर दिखना चाहिए। आप सोचें 2 तरीका से हम सोचा रहे हैं। अगर यहाँ एक्स ए है तो यहाँ भी ए वो दोनों जोड़ दो तो यहाँ भी एक्स ए आ जाएगा, यहाँ वाई भी है तो यहाँ जोड़ दो वाई भी आ जाएगा, यहाँ जेड सी है तो यहाँ जोड़ोगे जेड सी आएगा। तो एक्स ए वाई बी जेड सी सेम दिख जाएगा। और जब है ना C1 और C3 बराबर दी जाए डायरेक्ट आंसर 0, एक तरीका है हुआ। दूसरा तरीका, अगर यहाँ पे a है तो इस a को घटा दो, तो जब a को यहाँ घटा देगा तो x बच जाएगा, और b को यहाँ घटा देगा तो y बच जाएगा, और c को जब यहाँ घटा देगा z बचेगा। अब यहाँ पे x y z और यहाँ भी क्या बच जाएगा x y, तो C1 C3 बराबर हो तो भी 0। तो आप घटा के भी बना सकते हैं, ऐड करके भी बना सकते हैं। तो हम जैसे आप बोलेंगे वैसे ही हम कर दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ए मान लो C2 है, ए मेरा C3 है, ए मेरा C1 है, तो अप्लाई करते हैं। अप्लाई जोड़ करके भी बना सकते हैं, आप ये दोनों जोड़ दें, देखने में सेम हो जाएगा। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, C3 है और C3 में किसको घटा देंगे, C2 को। C3 में किसको घटा देंगे, C2 को। इससे क्या फ़ायदा है, ए मेरा एक्स वाई जेड है, ए बी सी है। हाँ, आप लोग को पता चलना चाहिए C3 है तो C3 चेंज करेगा, एरो के पहले कौन है C3, तो जिसका नाम आएगा वो लाइन चेंज होगा। C1 और C2 सेम रहेगा। हाँ, भले मानते हैं कि C2 का यूज कर रहे हैं, लेकिन C2 चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले कौन है C3, इसलिए C3 चेंज होगा। अब C3 में C2 घटाना है तो C3 कौन है, x प्लस ए। अब किसको घटाना है, C3 x प्लस ए है, ठीक है। और घटाना क्या, C2 ए घटा देंगे तो कट के क्या बचेगा, x। अब उसी तरह C3 मेरा y भी है और घटाना किसको, C2 कौन है b, तो b भी कट जाएगा तो y बचेगा। उसी तरह C3 मेरा ZC है और C2 कौन है, c है, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, z। अब यहाँ से आप देखें है ना, XA था, C3 में XA है और a को घटा देंगे तो x बचेगा, b को घटा देंगे तो y बचेगा, ऐसा बच जाएगा। तो यहाँ से आप देखें a मेरा C1, a मेरा क्या हो गया C3। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम बराबर है। अब कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 1 1 बराबर होगा तभी बराबर होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों बराबर दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, y है तो y है, z है z, मतलब सिर्फ बराबर दिखना चाहिए, चाहे जो भी मेंबर हो। अब कोई जरूरी नहीं 1 1 है तभी दोनों बराबर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ x है तो वह भी बराबर, y है तो x बराबर y बराबर z। तो a और a C1 और C3 पूरा का पूरा बराबर है। तो प्रॉपर्टी 3 बोलता है बराबर खाली दिखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि 1 1 ही रहेगा तभी बराबर होगा। अगर यहाँ मान लो a है तो यहाँ भी a है तो भी बराबर है, तो C1 C3 बराबर है, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट नहीं लिखना है, इतना बड़ा चीज़ 0 हो जाएगा, इतना बड़ा चीज़ क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रीजन हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल्स। आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, है ना, तो वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 7 नंबर 27 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 27 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, थोड़ा देखना है।
आप लोग को पता है कि बिना एक्सपेंड किए हुए बनाना है। बिना एक्सपेंड किए हुए बनाना मतलब आपको बक्सा तोड़ना नहीं है, प्लस माइनस प्लस नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा दिमाग लगाएं कि किसी दो या रो या दो कॉलम बराबर दिखने लगे। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, कहीं घटा रहे थे, कहीं ऐड कर रहे थे ताकि बराबर दिखने लगे। तो यहाँ पे भी आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। अब ये दोनों बराबर दिखना चाहिए, दो रो या दो कॉलम बराबर दिखना चाहिए। तो हमको देखना है कि वर्क क्या करें कि दो रो या दो कॉलम बराबर। ये डिजिट वाला है ना, नंबर वाला क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा सोचें, आप यहाँ पे सोचिए 65 है, ठीक है, ये मेरा 65 है। तो आप खुद सोचें इसको ये कितना नज़दीक ला सकते हैं, इसको हम इसके कितना नज़दीक ला सकते हैं, ये सोचना है। तो आप सोच लें, अगर 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 7 9 63, 9 बार पढ़ो तो 65 के नज़दीक में आ रहा है, 65 के नज़दीक में आ रहा है। अगर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 72 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 63 72, और यहाँ क्या आ जाएगा 81, और ये हो जाएगा 65 75 86। तो अब इसको आप घटाइए, 65 में 63 तो 2 बचेगा, घटाइए तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये घटाइए तो 5। अब बताओ 2 3 5 यहाँ भी और 2 3 5 यहाँ भी, तो बराबर हो जाएगा 0। तो हम बोले थे किसी भी हाल में दो रो या कॉलम बराबर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए मेरा C1 है, ए मेरा C2, ए मेरा C3 है। तो आपको बोले थे कि दो रो या दो कॉलम बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, सोच लो कि इसको पहले इसके नज़दीक पहुंचाओ, जितना मैक्सिमम नज़दीक पहुंच सकता है। अब कोई लड़का बोल रहा है अब इससे ऊपर नहीं कर देना है, कम ही रखना है, मतलब इसके नज़दीक पहुंचाना है। या तो उसके बराबर हो जाए तो अच्छा बात है, या तो उसके नज़दीक हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखें, अगर C2 में 9 देंगे 63 हो जाएगा, 65 और 63 घटाएंगे 2 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ 9 देंगे तो 9 8 72 है ना, 9 8 72, अब 75 में 72 जाएगा, 3 बचेगा। और 9 से सर आप अचानक कैसे सोचे सर 9 ही से होगा, आपको बोले कि उतना गुना कीजिए कि उसके नज़दीक लगभग होना चाहिए। आप अगर 8, अब हम अचानक 9 कर दिए तो आप 8 भी कर सकते हैं। 8 7 56 बहुत डिफरेंस है, 65 और 56 बहुत दूरी में है, 8 8 64 और दूरी में है, और 9 8 72 बहुत दूरी में है। तो हम सोचे नहीं ये थोड़ा दूर लग रहा है, थोड़ा 9 डाल के देखते हैं। तो 9 डालें तो 9 7 63 सामने सामने लगने लगा, 65 और 63, 9 8 72, 75 और 72 सामने लगा। अब एक लड़का बोल रहा है नहीं 10 करके देखिए, 10 7 70 बहुत दूर है, बस सबसे नज़दीक कौन आ रहा है 9। अब देखें, अब वैसे भी क्या सोचना है, आप ऐसा मल्टीप्लाई करें और ऐसा आना चाहिए कि घटाने के बाद ये आना चाहिए, दो रो या दो कॉलम बराबर दिखना चाहिए। तो अगर हम 9 देंगे तब ना 63 और 65 घटेगा 2 आएगा, 9 देंगे तब ना 75 में 72 3 आएगा। तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ताकि घटाने या ऐड करने बाद सेम आना चाहिए, ताकि यहाँ भी सेम हो और यहाँ भी सेम आ जाए। तो वैसा वर्क करना है, यहाँ ऐसा गुना करना है, क्लियर है, ऐसा गुना करना है ना, तो कि आपके बराबर। या तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा ए है, ए बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, और सब ए मिडिल में है, तो मिडिल में ही गुना किया जाता है। तो छोटा और बड़ा के बीच में जो होगा, जैसे ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, तो बीच में जो होगा उसमें मल्टीप्लाई करना है, और उसमें ऐसा मल्टीप्लाई करो कि इसके नज़दीक आ जाए, और नज़दीक आने के बाद घटाने के बाद बराबर आने लगेगा। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो किस में मल्टीप्लाई करना है हमेशा ऐसा क्वेश्चन में, नंबर वाला क्वेश्चन में कहाँ मल्टीप्लाई करना है, छोटा बड़ा, तो मिडिल वाला में मल्टीप्लाई करना है। अब मिडिल में क्या करेंगे 9 से, ताकि 65 और 63 घटेगा तभी 2 बचेगा, है ना, ये 72 जाएगा घटेगा तभी 3 बचेगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें, अप्लाई C3 का नया नाम, C3 में घटाने वाले हैं C2 को। तो C3 में आपको पता है कि C3 है तो यहाँ C3 होता है, आमने सामने सेम होता है। अब C3 में किसको घटा रहे हैं, चलो C2 को घटा रहे हैं, ये तो बात पक्का है। C3 में C2 को घटा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट थोड़ी ना घटा रहे हैं कि 65 में 7 जाएगा, 75 में 8 जाएगा, नहीं, आप C2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद घटा रहे हैं। तो मतलब आप यहाँ से देखें, C3 में C2 तो घटेगा लेकिन डायरेक्ट नहीं, अगर डायरेक्ट घटाएंगे 65 में 7 तो अलग चीज़ बचेगा। तो C3 में C3 लिखें, किसको घटा रहे हैं, C2 को, लेकिन C2 को घटाने से पहले यहाँ कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 से, तो C2 के पहले क्या लगा देंगे 9। तो C3 में C2 घट रहा है, लेकिन क्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 से, तो ये चीज़ हुआ। तो डेल्टा इक्वल टू आ गया 2 3 5,
और आपको ये भी पता है कि एरो के पहले C3 नाम आया है, तो इसीलिए 7, 8, 9 C1 और C2 वही रहेगा। तो एरो के पहले जो आता है, एरो के पहले जो आता है, एरो के पहले जो आता है वो चेंज करेगा, सॉरी वो चेंज करेगा, बाकी C1 C2 नहीं आया है तो वैसे ही रहेगा। हाँ, अब C3 में क्या घटा रहे हैं, C2, तो 65 है, ये मेरा C3 है। अब C2 में क्या दे रहे हैं, 9 से 9 सती 63, अब घटाना है। तो मतलब फिर से यहाँ देखें, C3 क्या है 65, अब C2 को घटा रहे हैं, तो C2 को घटा रहे हैं लेकिन कितना गुना करें, 9, तो 9 सती 63, अब घटाएंगे, ठीक है। अब C3 क्या है 75 है, पहले C3 लिखो। अब 9 C2 करना है, तो यहाँ पे C2 में 9 गुना कर लो, तो 9 8 72, अब घटाना है। अब क्या लिखना है C3, तो C3 मेरा 86 है, माइनस 86 माइनस, अब C3 तो लिख दिए, देख लो C3 तो लिख दिए, C3 लिखने बोल रहा है, तो C3 क्या 86, क्लियर है। इसके बाद क्या लिखना है C3, तो 75 लिखा। इसके बाद क्या लिखना है C3, तो 65 लिखा। अब क्या करना है, C3 लिखने के बाद माइनस लिखा। अब C2 में 9, तो सब में 9, 9 में क्या हो गया 81, तो C3 में C2 तो घटाएंगे लेकिन सब में क्या 9 सती 63, 9 8 72, 9 9 81, तो 9 गुना कर लेंगे, 9 सती 63, 9 8 72, 9 9, अब घटाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेकिन एक बात आपको पता है कि अगर पहला मेंबर में 9 मल्टीप्लाई होता फर्स्ट में, तब 9 डिटर्मिनेंट के पहले बैलेंस होता है, लेकिन एक कौन सा मेंबर में मल्टीप्लाई है, क्योंकि एरो के पहले ही राइट साइड है, राइट साइड के लिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, तो सेकेंड में मल्टीप्लाई, इसलिए डिटर्मिनेंट के पहले 9 बैलेंस नहीं होगा, ये बात ध्यान में रहना है। 2 3 5 7 8 9 2 3 5, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखें C1 C2 बराबर दिख रहा है, A और A दोनों बराबर है, तो इसीलिए डेल्टा का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देना है। जो ये बक्सा था, ये बक्सा खत्म होकर डायरेक्ट क्या लिख देना है 0। क्यों, ये प्रॉपर्टी 3 बोलता है कि है ना, 2 कॉलम बराबर दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल्स। आप रीजन दे सकते हैं, आप आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे।